हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं जी। ये 112वीं क्लास है हमारी। 116 के क्लास नंबर तक हमें जाना है फॉर जून 2026 की प्रिपरेशन। ओके, शिफ्ट 1 3 जनवरी को ये पेपर हुआ था। कॉमर्स के पेपर से मैंने ये पेपर 1 उठाया है। ऑल्दो शिफ्ट 1 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में यही कॉमन पेपर आया है, पेपर 1 की अगर हम बात करें। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। पहले 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं। स्टडी केयरफुली द टेबल गिवन बिलो और आंसर्स देने हैं आपने। एक कॉलेज में 4 प्रोग्राम्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए। रिजल्ट्स जो हैं मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर के हमें दे रखे हैं। ये जो हैं रिजल्ट्स हैं। जो बच्चे दोनों टेस्ट में फेल हो गए वो बीए में इतने हैं, बीएससी में इतने हैं, बीकॉम, बीबीए। जो मिड सेमेस्टर में फेल हुए हैं लेकिन एंड सेमेस्टर में जाके पास हो गए वो ये बच्चे हैं। जो मिड सेमेस्टर में पास हुए थे लेकिन एंड सेमेस्टर में फेल हो गए वो ये नंबर है। और जो दोनों टेस्ट में पास हुए हैं ये उनके नंबर हैं। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द 4 प्रोग्राम्स। तो ऑब्वियसली चारों प्रोग्राम में आप जोड़ दो सारे नंबर। अगर आपने सारे जोड़ दिए तो टोटल बच्चे आ जाएंगे आपके पास। अग्री? और तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है। जो दोनों में फेल हुए हैं वो दे रखे हैं, जो एक में फेल एक में पास हुए हैं, जो एक में पास एक में फेल और दोनों में पास। राइट? सो कोई रिपीटेशन नहीं है इस टेबल में, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सारे के सारे नंबर्स ऐड करने हैं। जब आप इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो एक बार वीडियो रोक के देखो कितना आया आपका आंसर, और फाइनल आंसर इज 430। ओके, which program has the lowest passing percentage in end semester test। सो एंड सेमेस्टर में जो पास हुए हैं उसमें लोवेस्ट पासिंग कौन से उसमें है। ठीक है, सो ये देखो, ये मिड सेमेस्टर, ये एंड सेमेस्टर में पास हुए हैं। ये तो फेल हुए हैं, इनका तो कोई लेना ही नहीं है। ये एंड सेमेस्टर में पास हुए हैं, ठीक है, लेकिन मिड में फेल हो गए। और ये दोनों में पास हुए हैं, दैट मीन्स एंड में भी पास हुए हैं। राइट? सो हमें यहाँ से ये परसेंटेज निकालनी है जी, पास वाले के हिसाब से। कैसे निकलेगी ये? ऐसे निकलेगी ये। टोटल स्टूडेंट्स निकालो आप बीए के, बीएससी के, बीकॉम के और बीबीए के। ठीक है, सो ये आपने ये जोड़ जोड़ के टोटल स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें एंड सेमेस्टर की पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो मान लो जैसे हम बीए की अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो एंड सेमेस्टर में 64 बच्चे ये वाले पास हुए हैं और 14 बच्चे ये वाले पास हुए हैं। डिवाइड बाय जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जैसे 112 हैं और इंटू 100 कर दिया तो ये कैलकुलेशन आ गई। ओके, तो जब आप इस कैलकुलेशन में देखोगे तो सबसे मिनिमम परसेंटेज, लोवेस्ट परसेंटेज जो है, लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज, वो बीएससी के लिए कैलकुलेशन में आ रही है। ओके, डन। चलिए, what is the ratio of number of students in BSc program to the number of students in BCom program। तो ये तो हमें जोड़ना ही है। ये BSc वाले जोड़ लो, ये BCom वाले जोड़ लो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो, 5 और 2 7 और 7 14, 15 16 17, यानी 107 वाला आएगा। ठीक है, बीएससी वर्सेस बीकॉम था। यहाँ पे भी ये जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 0 आएगा लास्ट में, यानी ये 107 और 80 वाला आंसर आएगा। हमें पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, if the number of students passing a test considered a criteria for comparison of difficulty level of two tests, then mid semester test of which of the following program was the least difficult, which means जिस सबसे कम डिफिकल्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए होंगे। ओके, हमसे मिड सेमेस्टर का पूछा है। सो ये देखो, मिड सेमेस्टर में ये पासिंग परसेंटेज दे रखी है। ओके, सो पास यहाँ 6 बच्चे हुए हैं, यहाँ 17, ये 9 और ये 15। लेकिन इसको देख के हमें सोल्व नहीं करना है, बिकॉज मिड सेमेस्टर में यहाँ पे तो पास हुए ही हैं, बट यहाँ वाले तो दोनों टेस्ट में पास हैं, दैट मीन्स मिड सेमेस्टर में भी पास है ना। सो आप इन दोनों को ऐड करो पहले तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस बेसिस पे हम निकालेंगे कि कौन सा लीस्ट डिफिकल्ट है। सो मैंने ये जोड़े तो 70, 72, 55 और 91 आया। तो 91 बच्चे सबसे ज्यादा पास हैं यहाँ पे बीबीए के प्रोग्राम में। दैट मीन्स उनका टेस्ट जो है वो लीस्ट डिफिकल्ट था, सबसे कम डिफिकल्ट था, तभी तो ज्यादा पास हो गए। अब ये 55 वाले बीकॉम वालों का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था कि बच्चे ही 55 पास हो पाए। राइट? सो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके जी, चलिए, which program has the highest failure rate in the mid semester। तो मिड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा फेलियर रेट, तो देखो ये हुए हैं फेल मिड सेमेस्टर में। राइट? यही है ना, फेल्ड इन मिड सेमेस्टर। और ये हैं जो दोनों टेस्ट में फेल हुए हैं।
दैट मीन्स आपको यहाँ भी ये जोड़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में जो मिड सेमेस्टर में फेल हुए हैं वो आपने ये वाले के हिसाब से आंसर दे दिया, बट यहाँ तो दोनों टेस्ट में फेल हुए हैं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो मिड सेमेस्टर में भी फेल है। ओके, सो ये आपने ऐड करने पड़ेंगे कि 28 और 14, 23 और 12, 17 और 8 और 27 और 13। जब ये आप जोड़ोगे तो सबसे 42 जो बच्चे फेल हुए हैं वो बीए के एग्जाम में फेल हुए हैं, तो फेलियर रेट सबसे ज्यादा बीए का है जी। ओके, क्लियर। Measurement validity primarily relates to, so measurement validity qualitative research, quantitative research, interpretivism या फिर आपका constructionism। देखो measurement की बात जहां आएगी, although ये validity की बात हो रही है तो हम majorly validity check तो हम qualitative में भी करते हैं, लेकिन qualitative में थोड़ी open होती हैं चीजें, open ended, but quantitative में fixed होती हैं चीजें। so quantitative measurement में measurement से relate करेगी जब हम validity को measure करने की बात करेंगे। अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर आपने देखी होगी वीडियो तो मैंने पक्का बता रखा होगा इसका, ठीक है, वरना क्लासेस में पुरानी जो पीवाईक्यूज है वहां तक भी ये आया हुआ है बार बार। सो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ही होती है जी, तो सबसे पहले तो ए आएगा, ठीक है, उससे ही आपके 2 ऑप्शंस कट आउट हो गए, ठीक है, और लास्ट में आप रिवाइज करोगे, है ना, लास्ट में रिवीजन आनी चाहिए। तो एक बार ये सीक्वेंस देखें, फिट बैठ रही है, पहले प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन का पीरियड, फिर इल्यूमिनेशन हुआ, एकदम से आपको आइडिया आया, ठीक है। जब तक आपको आइडिया नहीं आया है और आप प्रिपरेशन फेज में थे, उसके बीच के पीरियड को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। देन इवेल्युएट किया और फिर रिवाइज किया, सो साउंड्स बेटर, 4th आना चाहिए, राइट। रिटोरिकल, सिमायोटिक, फिनोमिनोलॉजिकल और क्रिटिकल। तो देखो यहाँ पे सिमायोटिक तो हमें पता है कि जहाँ भी साइंस वर्ड दिख जाए, ठीक है, तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो वाया साइन, ठीक है, साइन लैंग्वेज के थ्रू, या जैसे ऑल द बेस्ट बोल दिया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने थम्स अप कर दिया तो वो ऑल द बेस्ट का साइन हो गया। सो वो जब साइन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो सिमायोटिक है। सो बी का 4th आएगा, तो इन्होंने ऑलरेडी हमें कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शंस में से 3 जो है उनमें ये चीज दे रखी है, ठीक है। देन है कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी प्रैक्टिकल आर्ट, कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अदरनेस थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग। तो जब भी बात आए आप चीज़ों को समझ रहे हो ऑथेंटिक डायलॉग के थ्रू, एक्सपीरियंस कर रहे हो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो आपका फिनोमिनोलॉजिकल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखो 2 ऑप्शंस अभी भी बच गए, एक ही आउट हुआ है। ओके, कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन ऑन हैगीमोनिक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, सब कुछ छोड़ो, रिफ्लेक्शन वर्ड तो दिख रहा है ना, सो रिफ्लेक्ट बैक करना किसी भी चीज पे, वो क्रिटिकल एस्पेक्ट में आता है, ठीक है। सो डी का फर्स्ट और रिटोरिकल का हो गया कम्युनिकेशन टू बी प्रैक्टिकल आर्ट, आंसर आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजुअलाइज्ड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। तो देखो एनईपी 2020 ने रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और ऑटोनमस कॉलेजेस की बात की है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च इंटेंसिव है तो रिसर्च पे ज्यादा फोकस हो रहा है, टीचिंग इंटेंसिव है तो टीचिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ये चीज फोकस में है। लेकिन बात ये है कि अगर टीचिंग इंटेंसिव है तो भी रिसर्च हो रहा है वहां पे, और रिसर्च इंटेंसिव है तो भी टीचिंग हो रही है वहां पे। तो इस तरीके से 3 एस्पेक्ट्स की बात की थी इन्होंने, तो बात तो ठीक है ये कि हाँ इन्होंने विजुअलाइज किया है रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज को। एनईपी 2020 एनविजन्ड यूनिवर्सिटी एज अ प्लेस जहां इक्वल एम्फेसिस दिया जाए टीचिंग और रिसर्च पे। तो देखो टेक्निकली ये बात ठीक है, लेकिन अगर रिसर्च इंटेंसिव की बात हो रही है तो यहाँ पे रिसर्च पे कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस होना चाहिए था, ये इक्वल एम्फेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स ठीक है, बट मेरे हिसाब से एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती अगर हम बहुत डीपर लेवल पे सोचे तो। अदरवाइज ये दोनों चीजें ठीक है और यूनिवर्सिटी भी रिसर्च पे फोकस कर रही है, वही चीज विजुअलाइज करके इन्होंने बताई है। तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर में करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला है, बट अगर हम बहुत डीपर लेवल पे सोचेंगे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, तो ये स्टेटमेंट फिर बी आंसर इसका होना चाहिए था, बट ऊपरी तौर पे देखेंगे तो ठीक लग रही है चीजें। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसोशियल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और आपका मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन, एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एनल स्टेज, फ्लूइड साइकोसेक्सुअल स्टेज में आती है ये। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कोग्निटिव में आ गई है, और एथिकल डिलेमा यानी हिंज का जो डिलेमा था वो सोल्व करने की जब बात आती है तो कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थियरी आती है, ठीक है जी। सो 2 1 3 4 आंसर आपका 4th हो गया।
The projective techniques offer an approach to the measurement of the personality which is different from the self-descriptive inventories. Self-descriptive inventories require the subject to himself or herself while assessing personality. तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव में आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी रिक्वायर द सब्जेक्ट टू आंसर हिमसेल्फ कुछ आना चाहिए था यहाँ पे, बट समझ आ रहा है हमें कि जब आप पर्सनालिटी को असेस कर रहे हो तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव में जो सब्जेक्ट है वो खुद के बारे में बता रहा है, ये बात ठीक है. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो एक अप्रोच ऑफर करती हैं पर्सनालिटी को मेजर करने का, जो कि सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरी से अलग है. आप इसमें प्रोजेक्शन, इट्स लाइक आपकी प्रोजेक्शन को देखते हुए एक पर्सनालिटी को मेजर किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है. बातें दोनों ठीक हैं, बट दोनों में अलग अलग चीजें एक्सप्लेन्ड हैं. सो नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आना चाहिए था, बट वही कि पहले इन्होंने ये दे दिया होगा, या फिर एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव की तो बात हो ही रही है, वो यहाँ पे इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, तो इन्होंने 1 और 2 दोनों को सही ऑप्शन माना है, बट टेक्निकली सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा जी. Which of the following explain the fallacy of Sat Pratipaksh correctly? So a fallacy where an inference is contradicted by perception or some other non-inferential pramana. A fallacy where one inference is contradicted by another inference. A fallacy that disproves the very proposition which it is meant to prove. और एक ये fallacy है irregular middle की. तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी. जब आपका एक इन्फ्रेंस दूसरे इन्फ्रेंस से कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो वो सत्य प्रतिपक्ष हो जाएगा. जर्नल्स दैट प्रायोरिटाइज, ये जो हेत्वाभास वाली फैलेसीज हैं ये बिल्कुल लिमिटेड है. मैंने एक फ्लो चार्ट पूरा आपको दे रखा है, वो टेबल सी, तो वो टेबल आपने याद रखनी है. Journals that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial publication practices, lack of transparency, and or use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. यानी चीजें सही नहीं हो रही हैं. जो जर्नल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रही है वो ओपन एक्सेस होगी नहीं, प्रोफेशनल होगी नहीं, प्रोपराइटरी नहीं, ये प्रीडेटरी जर्नल्स होती हैं भाई, ठीक है, जो आपको फंसा लेती हैं एक तरीके से. तो वो पैसे देके पेपर छपने वाली, आजकल तो चार्जेस तो मोस्टली जर्नल्स में देने ही पड़ते हैं, बट प्रीडेटरी जर्नल्स जो है वो फेक होती हैं एक तरीके से, वो आपको फंसा लेते हैं, और उनकी प्रायोरिटी सिर्फ जो है अपनी जर्नल के फायदे की, सेल्फ इंटरेस्ट का फायदा है, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करती हैं. जो 2 साइकिलिस्ट हैं जो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो स्पीड दे रखी है अलग अलग, डिस्टेंस जो है वो अपना सेम रहेगा डी. If one cyclist take 16 minutes longer than the other, then the distance traveled by each cyclist is. ओके, सो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच साइकिलिस्ट कितना होएगा. अगर 2 साइकिलिस्ट हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये स्पीड है उनकी. ओके, तो यानी हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, सो ये क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस है, सो ये टाइम लगा लो यहाँ, मान लो एक टी टाइम ले रहा है, ये फर्स्ट वाला बंदा है. ठीक है, दूसरा साइकिलिस्ट जो है वो डिस्टेंस सेम है उसका भी, डी लगा लो डिस्टेंस तो. ठीक है, टाइम क्या ले रहा है जी, वो 16 किलोमीटर लोंगर, T2, और ये यहाँ पे है 16 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं T1 और T2, उस हिसाब से हम फर्दर सोल्व करेंगे. तो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर 16 किलोमीटर पर आवर. टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 16 मिनट्स का डिफरेंस है ना, एक 16 मिनट ज़्यादा चल रहा है, तो 16 मिनट यानी 4/15 आवर्स. सो टाइम डिफरेंस की इक्वेशन देख लो यहाँ पे, D/15, डिस्टेंस D तो सेम ही था, माइनस D/16 इज इक्वल टू 4/15. तो ये टाइम डिफरेंस आ गया. यहाँ से अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 64 किलोमीटर. समझ आई ये चीज़, सिंपल है, बट ये है कि अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो टफ लग सकता है. Which of the following are application software, spreadsheet, word processor, operating system, database और compiler? So application में तो आपकी spreadsheet आनी चाहिए, right? Compiler और operating system तो नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो C और E नहीं आएगा. अगर ये C और E अगर नहीं आएगा तो आंसर आपका A, B, D बच गया. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं हमने. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. ओजोन में तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए, ओजोन डिप्लीटिंग में तो सबसे ऊपर क्लोरोफ्लोरो को ही मानते हैं हम, राइट. सो ये यहाँ आ गया, तो ये कट आउट हो गए 2 ऑप्शंस.
ठीक है, 2 बचे हैं अब हमारे पास। फोर्थ का इन्होंने थर्ड खुद ही बता दिया, यानी क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एरोसोल्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी परोक्सी एसाइल नाइट्रेट या कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड CO जो है वो आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा जी। ओके और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? पर देखो नाम से ही कंफ्यूजन, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सा नाम लग रहा है आपको ये, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये बना है बाद में, एकदम से नहीं जनरेट हो गया है। और कार्बन मोनोक्साइड जो है वो सिंपल है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, फिर प्राइमरीज से मिलके आपका परोक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेसेस, तो बिट्स, राइट, बाइट से भी तो नीचे बिट, हाँ राइट, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। विष्णु स्थाना, विवस्त स्थाना, गरुड़ स्थाना और महेंद्र स्थाना। देखो इससे थोड़ा सा आइडिया आपको हो सकता था अगर आपने थोड़ा सा कभी पढ़ा हो तो। गरुड़ वो भी तो थे ना, एक वो था, अरे आई थिंक रामायण में है, रावण जो है वो कौन से उस पे हिंदी में क्या बोलते थे उसको, विहान नहीं, अरे वो वायुयान में जो लेके गया था वो, ठीक है, तो उसका भी तो शायद नाम गरुड़ी था। तो उस हिसाब से आप ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत वो वाली चीज है कि आपको रैंडम लगे, ठीक है, बट उस हिसाब से देखिए तो आपका आंसर सोल्व शायद हो जाता है। यहाँ से थर्ड है क्या इसका आंसर? थर्ड है, ठीक है। तो विष्णु स्थान जो है वो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, ठीक है। विवस्त जो है वो आपका ज्योतिष से, और महेंद्र स्थान जो है वो मिलिट्री से, और गरुड़ स्थान मतलब आप ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। Which term is not related to computer hardware? बस, स्विच, विंडो, माउस। देखो माउस हार्डवेयर है, स्विच हार्डवेयर है, ठीक है। बस और विंडो, विंडो तो डेफिनेटली हार्डवेयर नहीं है ना, तो ये तो सॉफ्टवेयर है विंडो, थर्ड आ गया। Which among the following is the most liberal open educational resource license? तो सबसे ओपन जो है वो CCBY होता है जी। यहाँ पे ऐसे आ गया शेयर अलाइक, नो डेरिवेशन, तो वो वाली चीजें हैं, या नो कमर्शियल यूज, तो ये चीजें हैं। CCBY सबसे ओपन है, आप यूज कर सकते हो बहुत सही से। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है कि आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो आधे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो इनको डिवाइड करके डेसिमल में निकालो और आप इनको लगा दो, ठीक है। क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, उन कंफ्यूजन्स में कई बार आप गलत कर देते हो, और वो चीजें याद भी बहुत रखनी पड़ती हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को, तो हमें ये वाली चीजें तो नहीं रखनी चाहिए याद, ये मेरा मानना है। सो एटलीस्ट आप डिवाइड करके देख लो, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, और इसका आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। The oxygen consumed in the oxidation of an organic compound by microorganisms is the aquatic ecosystem is called. तो जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बायो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज की गई है, सो उसको डिजोल्व बोलेंगे, या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे, या आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे, या फिर आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। सो टेक्निकली सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, सो वो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड को हम क्या बोलेंगे? तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD होती है भैया, ठीक है। The terms validity and invalidity do not apply to inductive argument. Valid है कि invalid है ये हम डिडक्टिव में यूज करते हैं, cogent है कि uncogent है वो हम इंडक्टिव में यूज करते हैं, तो बात तो ठीक है। In an inductive argument the conclusion doesn't have sufficient ground in the premises. Sufficient नहीं होता, probability होती है, सो ये बात भी ठीक है, इसीलिए हम valid invalid की बात नहीं करते, तो ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। फिशिंग, हैकिंग, स्पैम और कुकीज, एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथोराइज्ड, यहाँ ना एकड़ लिखा हुआ था शायद गलती से, जो फाइल बाकी बच्चों के पास गई है, एक्सेस आएगा ये, ठीक है। सो एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनसॉलिसिटेड ईमेल सेंट ओवर द इंटरनेट टू अ रेसिपिएंट ऑन अ मेलिंग लिस्ट, तो ये जब मेल आप करते हो तो ये फिशिंग वाले में आ जाता है, ठीक है। देन है स्मॉल फाइल और कोड जो आपका कंप्यूटर स्टोर करता है, दैट आर कुकीज। स्पैम है क्या फिर? ये रुको एक सेकंड, ये तो कुकीज है फॉर श्योर, यानी डी का तो थर्ड आएगा, ओके। अगर डी का थर्ड आएगा तो फर्स्ट का तो सेकंड नहीं आ रहा, चलो स्मॉल कोड ये थर्ड है।
क्रिएटर सेंड्स आउट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स, एग्जैक्टली, तो वो आपको सही लगेगा ईमेल, लेकिन है नहीं वो सही, ये फिशिंग है और ये आपके स्पैम हुए क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं। एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस अगर है तो वो हैकिंग हो गया। ठीक है जी, 4 1 2 3 आंसर आपका थर्ड आ जाएगा जी। ओके, A windmill will be more effective if it is at a higher elevation above the ground than a lower one. Obviously, higher elevation पे होगी तो ज़्यादा effectively काम करेगी. Generally, wind speed increases with altitude above the earth surface. ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि obstacles नहीं होते यहाँ पे, buildings चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं lower level पे, तो जितनी high elevation होगी, जितनी ऊंची windmill होगी, उतना ही better वो काम करेगी. So बिल्कुल exactly correct explanation है जी. A preposition, E preposition, I preposition, O preposition distributes both subject predicate. तो ये मैंने करवा रखा है A E I O करके कि एक में subject predicate distributed होंगे, एक में दोनों नहीं होंगे, एक में एक होगा, एक में इस तरीके से. ठीक है, तो आई होप आपने वो याद कर रखी हो वो सीक्वेंस. ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा. A में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. देन E की अगर आप बात करोगे तो दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. I में अगर आप बात करोगे तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और O में आपका सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो मैंने आपको ये ऐसे याद करवाया था कि A E I O, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ कुछ भी नहीं और यहाँ दोनों. इस तरीके से याद करवाया था मैंने आपको. Arrange the following pairs of standard deviation and total samples pertaining to different sampling distribution in order of their standard error. तो standard error आपने निकालना है. अब standard error का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. Usually क्या होता है? Usually होता है standard deviation divide by under root n. I think यही है. स्टैंडर्ड 1.6 लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है. सो 1.6 डिवाइड बाय अंडर रूट 16 यानी 4, सो ये 0.4 आ गया. 1.5 डिवाइड बाय 5 आ गया क्योंकि 25 का अंडर रूट, और ये आपका 5 दिए 15 आ गया. देन आपका 0.6 डिवाइड बाय 36 है तो 6 आ गया, तो 0.1 आ गया. 1.4 डिवाइड बाय 49 है तो 7 आ गया, 7 दूनी 14, 0.2 यानी 0.2, 0.1, 0.3, 0.4. तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें क्या किस में लगाना था? ऑर्डर ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगेगा फिर तो, यानी C D B A, यही है ना? C 7 दूनी 14 पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है. CBD आ रहा है, CDB आना था भाई इसका आंसर. डिफरेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड एरर. तो ये डिक्रीजिंग में लगा दिया क्योंकि इंक्रीजिंग में तो बन नहीं रहा है कहीं पे. सो डिक्रीजिंग में चले जाओ फिर. अग्री, ठीक है ना? आंसर हमें पता चल गया है. हमारा ये है 0.2, 0.1, 0.3 और 0.4. तो हमें ये दिख रहा है कि A का सबसे ज़्यादा है, देन आपका B का है, देन D का है, देन C का है. तो CDBA अगर इस सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है तो इस सीक्वेंस में मिल गया. ये चीज़ ध्यान रखने वाली है. ठीक है, चलिए, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया. Arrange the following greenhouse gases in increasing order of their lifetime in the earth surface या in the earth. So point ये है कि ये global warming potential की बात हो रही है जो मैंने आपको करवा रखा है. सबसे ज़्यादा global warming potential होता है जी SF6 का. अगर आपको इतना भी आइडिया होता तो आपका आंसर सोल्व हो जाता. मैंने आपको करवा रखा था एग्जैक्टली सेम. अगर मैं आपको दूं तो ये थी सीक्वेंस, ये देखो, ये था, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था जिसमें पोटेंशियल CO2 का कम, देन CH4 का ज़्यादा, N2O का ज़्यादा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, देन SF6 का. SF6 का सबसे ज़्यादा था. कंट्रीब्यूशन जो है, ये तो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये इनका पोटेंशियल है, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना करते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में, उसकी सीक्वेंस ये थी. तो मैंने दोनों चीज़ें बहुत क्लियर आपको कर रखी थी पहले. कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज NKHB. तो B से शुरू हो रहा है मान लो, तो देखो ABCDFGH I और J स्किप करके K, J के L M स्किप करके N, यानी दो स्किप हो रहे हैं. तो B के बाद C और D स्किप करके E आएगा, यानी ये F वाला कट. देन अगर R का देखें तो J के L M N O P Q फिर R S T, R के बाद S T, S छोड़ दिया सिर्फ, T के बाद S T, U छोड़ के V, यानी एक एक छूट रहा है. तो N के बाद J के L M N, O छोड़ के
P आ जाएगा, Q छोड़ के R आ जाएगा, ठीक है। तो E और P ये रहा आंसर। आपको बीच वाली सीक्वेंस तो देखनी भी पड़ी, 7, 9, 12, 21, 16 वाली, कि क्या आएगा, क्योंकि आंसर में ऑलरेडी हमारा सोल्व हो गया, राइट। चलिए, as the recommendations of National Education Policy 2020, all stand-alone teacher education institutions will be required to convert into multidisciplinary institutions। तो मैंने NEP बहुत अच्छे से करवाई थी आपको। 2030 तक का टारगेट है कि जितने भी टीचर एजुकेशन के जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं, जैसे जो सिर्फ बीएड ऑफर कर रहे थे या बीएड कॉलेजेस हम जिनको बोलते थे, तो उनको अब बाकी डिग्रीज भी ऑफर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 2030 तक का टारगेट है। The issue related to traditional knowledge societies आएगा, societies and their livelihood is addressed in the National Mission 4. So traditional knowledge society for societies and their livelihood, enhanced energy efficiency, sustainable Himalayan ecosystem, sustainable habitat और green India। अगर आपको याद हो तो नेशनल मिशंस की आप बात करोगे तो हमने कर रखे हैं 8 मिशन। सो ये सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। The theory that argues that media can have a strong influence in deciding the small number of public problems or issues that people will think at any given point in time. So ये थियरी क्या आर्ग्यू करती है कि मीडिया का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है, यानी कि एक एजेंडा सेट कर सकता है। तो एजेंडा सेटिंग थियरी है जी। यहाँ पे कोई नॉलेज गैप की बात नहीं हो रही, कोई लिमिटेड इफेक्ट की बात नहीं हो रही, ना ही पर्सनल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। एजेंडा सेटिंग के लिए एजेंडा सेटिंग थियरी ये आर्ग्यू करती है कि मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है स्मॉल नंबर ऑफ, ये जो होता है ना प्रॉब्लम्स डिसाइड करने में कि कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस होगी, सो वो एजेंडा सेटिंग के काम आते हैं। टाइप्स, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैटेगोरिकल नहीं आएगा भाई, ठीक है, वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो आउटकम वेरिएबल, ओके, आउटकम वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल, स्पूरियस वेरिएबल और स्टैंड्स बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में तो इंटरवीनिंग वेरिएबल स्टैंड करता है, तो सी का फोर्थ आना चाहिए, ठीक है। अगर सी का फोर्थ है तो डिपेंड, आउटकम जो निकल के आ रहा है वो डिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट के हिसाब से डिपेंडेंट चेंज हो रहा है, तो वो आउटकम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। जो कंट्रोल वेरिएबल है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और कंफाउंडिंग यानी स्पूरियस कंफ्यूजिंग वेरिएबल, तो ये आपका थर्ड आना चाहिए। सो है क्या ऐसा, 2, 1, 4, 3 आंसर आपका सेकंड हो जाए, ठीक है। People who hold views contrary to dominant in the media keep those views to themselves. So कुछ एक लोग हैं जो आपके, अगर आपका ऑपोजिट व्यू है मीडिया के अगेंस्ट है, आप अपने आप तक ही रखते हो, आप ज्यादा बताते नहीं हो। क्यों नहीं बताते हो? सच पीपल फियर आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम दोज अराउंड देम। सो कि आपको ग्रुप से आउट कर देंगे, आपसे बात कोई नहीं करेगा अगर आप ऐसे व्यूज प्रेजेंट करोगे। इस वजह से, इस डर की वजह से बहुत सारे लोग वो व्यू अपने तक ही रखते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। Identify the mathematical statements, the value of 1/4 plus 1/4 into 5। अच्छा, ये ना इस तरीके से लिखा जाएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, 1/4 into 5 plus 1/4 into 5 into 6, ऐसे पूछ रखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सोल्व करना है आपने को। सो 1/4 और ये पांचों के 20, तो 1/4 प्लस 1/20, पांचों के 20, 6 दूनी 12, 120, पांचों के 20, हाँ 120 ना, 1/120। सो 120 अगर मैं एलसीएम ले लूं, सो ये 4 × 12 30 प्लस 20 से इसको करे तो 2 × 6 = 12, 20 छिके ना, 6 में 6 पे 6 और ये 1, तो ये कितना आ गया जी, 37/120 आ गया, ठीक है। ये तो सो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो अब आप देखो कि फर्स्ट तो फॉर श्योर सही है, उस हिसाब से सी डी और सीईडी हमारा गलत हो गया, ओके, यानी ई तो वैसे ही ऑप्शन से आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो बी ठीक हो मेरा या सी डी में से मैं कुछ कंफर्म कर पाऊँ। मैं बी चेक कर लेती हूँ, इजी लग रहा है, ओके। सो इसमें आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला BOD MAS, ब्रैकेट्स में से भी आई थिंक ये बड़े वाली ब्रैकेट पहले सोल्व होती है, राइट। सो 1 + 2 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर पहले छोटे वाली सोल्व हो रही है, आई थिंक, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, जब तक ये छोटे वाली सोल्व नहीं करेंगे बड़े वाली कैसे कर लेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, 3 + 1 4/3 आ जाएगा। सो ये एक सेकेंड रुको, मैं इसको ऐसे करती हूँ, 1 + 2 डिवाइड बाई, ये वाली ब्रैकेट है भाई, 1 + 2 डिवाइड, ठीक है, 3/4 ये,
ठीक है। अब मैं अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व करूं, उसमें भी बी और डी, डिवीजन पहले सोल्व होता है, राइट। सो 2 डिवाइड बाय 3/4 हो गया ये। सो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3/4। काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 4 7 छके नहीं 6 चौके 24, 6 पंजे 7 चौके 28, 7 पे और फिर 5 पे, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाय 0.75 आ जाएगा। 0.75 है तो ये 0.75 प्लस 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2.75 डिवाइड बाय 0.75, राइट। और अब ये वापस से डिवीजन में है, ये 5, ये 4/5 तो कहीं से नहीं आता लग रहा। अगर इसको वापस से डिवाइड करेंगे हम, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मैं 0 हटा देती हूँ। 275 डिवाइड बाय 75, राइट। 5 एकम 5, 7 6 7 5 5 25, 5 एकम 5 5 एकम सॉरी 5 5 25 27 है ना, 200 हाँ 5 5 25 2 और 5 5 25, ठीक है। 15 पॉइंट्स में ही जाएगा अगेन। गलत लग रहा है भाई, ये तो नहीं, ये गलत है भाई, ठीक है। मैं सी वाला चेक कर लेती हूँ। इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 7, द एवरेज ऑफ 3 नंबर ऑफ देम इज 5, एवरेज ऑफ रिमेनिंग इज 9। सो ये क्या बोल रहे हैं, 6 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज कितना है, 7 6 की 42, टोटल हो गया 42, ठीक है। उसमें से 3 नंबर का एवरेज जो है वो 5 है, यानी 5 दिए 15, तो इसमें से 15 आ गए अलग से। देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग, सो ये क्या हुआ, टेक्निकली हम क्या करना चाह रहे हैं, मेरे पास टोटल अगर 42 है, 42 में से अगर मैं 15 घटाऊंगी, सो 12 में से 5 गए, 3 4 5 6 7 बच गए, ठीक है। यहाँ 3 में से 1 गया 2, 27, ठीक है। और नंबर कितने बचे हैं, 3, 6 नंबर है तो 6 का तो 7 हो गया, और 3 नंबर का ऑलरेडी, यानी 3 नंबर 3 3 नीम 27, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। बचे हुए नंबर्स का 9 आ रहा है, तो सी तो ठीक है। अगर सी ठीक है तो ये ए सी डी पे जाएगा। हमने ए और सी चेक कर लिया, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही थी और ये गलत ही साउंड कर रहा था, ओके। डी वाला भी कंफर्म कर लेते हैं। 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ एंड देन द नंबर इज 300। तो देख लेते हैं, 300 का 75% निकालूंगी तो 5 दिए 15, 7 दिए 21 और 22, और इसमें 75 प्लस किया तो 300 आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। ए सी डी आएगा वही आंसर, फाइनल, फुल एंड फाइनल, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। इजी टू प्रोसेस आंसर, बिल्कुल सही बात है, क्लोज एंडेड है तो ठीक है। रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, नहीं, ये ओपन एंडेड में ज्यादा होता। दे आर इजी फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट, ये बात ठीक है। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी ड्राइव्ड, अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, फिक्स्ड आंसर्स दिखेंगे आपको। सो ए और सी आपका सही लग रहा है, आंसर सेकंड हो जाएगा। Arrange the following senior functionaries of a central university in the correct hierarchical order, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। उसमें ये पूछ रखा था विजिटर कौन होता है, तो ये तो बेसिक वाली चीज है। सो विजिटर सबसे ऊपर होता है जी, फिर चांसलर होता है, चांसलर के बाद आपका वीसी होता है, वीसी के बाद आपके डीन होते हैं, और डीन के बाद आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। सो ए सी ई डी बी फर्स्ट ऑप्शन, ए सी रुको ई बी डी, सॉरी बी डी, बी और डी थर्ड ऑप्शन, थर्ड, ठीक है। सेम सा नजर आ रहा था, मेरे पढ़ने में गड़बड़। ए सी ए बी डी। कन्वर्जन ऑफ ओ प्रोपोजिशन इज वैलिड। कन्वर्जन हम देखो ए ई आई ओ ये करते हैं, ओबवर्जन सबका पॉसिबल है, और ए का और ओ का कन्वर्जन नहीं, कॉन्ट्रापोजिशन पॉसिबल है, कॉन्ट्रापोजिशन। सो ई और आई का कन्वर्जन पॉसिबल है जी। कन्वर्जन ऑफ ई, कन्वर्जन ऑफ ए प्रपोजिशन इज एन ए प्रपोजिशन। ए का कन्वर्जन होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो गया। कन्वर्जन ऑफ ओ प्रपोजिशन इज वैलिड, नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ आई, आई वैलिड है, और ई का बाय लिमिटेशन होता है। तो टेक्निकली अगर ये पहली दो गलत होगी तो ऑब्वियसली हम किसके साथ बचे, सी डी। ई और आई का कन्वर्जन पॉसिबल में ही मानते हैं भाई हम, सो आंसर डी ओनली रहेगा, डी ओनली, ठीक है। ई का हम मानते हैं, बाय लिमिटेशन कभी कभार हो जाता है, बट सी और डी इकट्ठा ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, ऑप्शन में इकट्ठा नहीं है, तो ये वाला फॉर श्योर सही होता है, तो हम डी के साथ जाएंगे। ये देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन, देन आपका ये, बट इसका ये वाला क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ नहीं, बाय लिमिटेशन नहीं है, दोनों ही है, ठीक है, बाय लिमिटेशन नहीं, ये गलत है।
ठीक है, बाय लिमिटेशन नहीं होता, पॉसिबल होता है। नो पी इज एस, नो एस इज पी, ऐसे ही सम एस इज पी, सम पी इज एस, तो ये दोनों का कन्वर्जन बहुत सही से पॉसिबल होता है। Okay, which of the following represent the ontological orientation of qualitative research strategies? So deductive, positivism, objectivism या constructionism. So ontological orient, qualitative research का पूछा है ना, so qualitative में objectivism नहीं आएगा क्योंकि objectivity उसमें बचती ही नहीं है, आप open ended में रहते हो सारी चीजों में, ठीक है। constructionism आपका आंसर रहेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हो आप चीजों को। Which of the following is an example of biological motive? So दो तरीके के मोटिव हम देखते हैं, एक एक्वायर्ड, एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपका हंगर, भूख, जो अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, ये सारी की सारी एक्वायर्ड मोटिव्स होते हैं। ओके, Which of the following is not true in the argument from ignorance fallacy? Something is accepted as true because it is not proven false. तो ये बात तो ठीक है, गलत तो नहीं है। ये ignorance fallacy में हम तब तक उस चीज को इग्नोर करते हैं just because वो प्रूव नहीं हुई है, ठीक है। Okay, the hasty generalization, a general truth is applied to a particular case, ignoring its uniqueness. नहीं, हम जनरलाइजेशन में कोई भी छोटी चीज को सब पे जनरलाइज कर देते हैं, तो ये उल्टा दे रखा है। ये आपका है, दो फैलेसीज हमने देखी ना सेम सी, एक हेस्टी जनरलाइजेशन, एक एक्सीडेंट की जो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। सो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है जिसमें हमने एक जनरल ट्रूथ को एक छोटे केस पे अप्लाई कर दिया, और हेस्टी जनरलाइजेशन होता है एक छोटे केस के लिए कोई चीज एप्लीकेबल थी और आपने सब पे अप्लाई कर दी, वो जनरलाइजेशन होता। सो बी गलत है जी, ठीक है। अब बी गलत है, ए सही है, उस हिसाब से अगर तो ए तो आएगा नहीं, ए नहीं आएगा, तो आपका आंसर बी और सी आएगा। In begging the question fallacy, an event is wrongly accepted as the cause of some other event. Cause गलत दे रखा है, यानी false cause या causal वाली fallacy है ये, ना कि begging the question. Okay, begging the question में तो हम आंसर ही assume करके चल रहे होते हैं। Fallacy of amphiboly occurs in arguing from premises whose formulations are ambiguous of their grammatical construction. ये बात ठीक है, आंसर B and C आ जाएगा। Arrange the following in order of adoption in terms of diffusion of innovation among masses. So innovation जो है वो masses की वजह से diffuse हो जाती है, ऐसा आपने बोला है। तो धीरे धीरे करके मान लो चेंज एजेंट है, दैट मीन्स इनोवेशन है, वहां पे वो बदलाव लाना चाह रहा है। ओके, सो चेंज एजेंट सबसे पहले आना चाहिए टेक्निकली। उसके बाद ये बोल रहे हैं अर्ली अडोप्टर्स मतलब वो बहुत ज्यादा मासिस के तरीके से उन्होंने अडोप्ट किया नहीं, अभी शुरुआत की है उधर जाने की, तो इनोवेशन खत्म होना शुरू है, आप ये मान लो। बी में ओपिनियन लीडर्स, देन ओपिनियन फॉलोअर्स, और फिर आपका लास्ट में लेगार्ड्स। तो लेगार्ड्स की अगर आप बात, आंसर आपका सेकंड ही आएगा, ठीक है। ये लेगार्ड्स की अगर आप बात करोगे तो ये फाइनल ग्रुप टू अडोप्ट है, ये ट्रेडिशनली बाउंड होते हैं, ये बस बिना सोचे समझे जान लेते हैं, कर लेते हैं उस चीज को, और इनोवेशन यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज है। ओके, तो ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थियरी है कि आपका नए आइडिया अडोप्ट करने का चीज और डिफ्यूज होती जाती हैं चीजें, ठीक है। एक्टिव ऑडियंस थियरीज फोकस ऑन असेसिंग व्हाट। एक्टिव ऑडियंस है तो पीपल डू व्हाट पीपल डू विद मीडिया, व्हाट पीपल डज विद मीडिया डज विद पीपल, रेगुलेशंस इम्पैक्ट मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्टिव ऑडियंस मतलब लोग क्या करते हैं मीडिया के साथ, ठीक है। सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, व्हाट पीपल डू विद मीडिया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कवरेज। सो सबसे ज्यादा क्या होता है, पहले सबसे कम तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, देन आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एरिया बढ़ गया, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया, थोड़ा सा और एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, कंट्री वाइज बढ़ जाएगा। ये अगर एक सिटी है तो ये कंट्री वाइज। सो यानी आपका आंसर सी, बी, डी और ए इस फॉर्म में आना चाहिए। ये क्या बोल रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो उल्टा, यानी ए डी बी सी आना चाहिए, है क्या, ए डी बी सी ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्वेश्चन ड्रॉप था भाई, ए डी बी सी आपका सही आंसर आएगा। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट्स आपसे पूछे हैं 10 और 15% का, अगर आप बैक टू बैक डिस्काउंट दोगे दैट मीन्स दो तरीके हैं, या तो आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एज्यूम करके चलो कि मान लो 100 रुपीज की कोई चीज है, उस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स 10 रुपए कम हो गए, यानी कि अब वो चीज 90 की हो गई। अब 90 वाली पे आपने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स 5 नीम 45, 4 9 एकम 9 10 11 12 13, 13.5 इस पे कम हो गया 15% पे, यानी मैं 90 में से अगर 13.5 माइनस करूंगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 0.5, ये 76,
76.5 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 100 में से 76.5 माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास 23.5 आ रहा है, यानी मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट टोटल 23.5 पर। देखने में आपको ऐसे लग सकता है 10% फिर उस पर 15% तो भाई 25% का होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये 23.5 है। ओके, या तो ये तरीका है, और तो सोल्व तो आपका इसी से ही हो गया, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। बट अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप क्या करोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपका डिस्काउंट है 10, देन है आपका 15 माइनस 150 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 100 प्लस 150 माइनस 15 डिवाइड बाय 10। ओके, तो 100, 200, 250, 250 में से 15 गए तो 235 डिवाइड बाय 10 यानी 23.5। ठीक है, सो या तो ये फॉर्मूला याद हो आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, या फिर आपको याद हो या फिर आपको वही बाय लॉजिक आपको निकालना पड़ेगा। आंसर आपका थर्ड आ जाएगा, बाकियों को कैलकुलेट करके देखिएगा। ये है जी लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके हवाले साथियों। अब आपको वीडियो को स्टॉप करना है एक एक करके और इन क्वेश्चंस को ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर करने की कोशिश करनी है। ओके, 46 क्वेश्चन आपके सामने है। स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड द आंसर इज C. Okay. Then 47th question, again I'm giving you few seconds, stop the video, then आप इसका पढ़ो, आंसर निकालने की कोशिश करो। आंसर will be D. ठीक है, 48th, I'm giving you 3 to 5 seconds, 1 2 3 4 5, आंसर is C. बिकॉज ये प्रैक्टिस से ही होगा, आप पढ़ना सीखो, चीजों को पढ़ो फटाफट, उसको आंसर निकालने की कोशिश करो, मिल जाएंगी ये चीजें। 49th, Egyptians involved in the construction of pyramid had, तो पैसेज ऑफ डॉक्यूमेंट, आंसर आपका बी आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50th क्वेश्चन आपके सामने है एंड द आंसर इज 1। ओके, फर्स्ट। सो ये हो गया जी आपका 112वां पेपर। 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन पेपर रह गए हैं, हम जल्दी से इनको भी कवर करेंगे। हमें पेपर 2 की भी मैराथन कंप्लीट करनी है, वो भी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना एंड आई होप आपको समझ आई हो चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इंकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।